हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल रेक्टल कैंसर क्योर पर। मैं हूं वसीम खान और मैं एक रेक्टल कैंसर विक्टिम हूं और मेरा कैंसर ठीक हो चुका है। पूरी तरह से कैंसर ख़त्म हो चुका है। 3 साल पहले मेरी सर्जरी हुई थी, उसके बाद मेरा कैंसर ठीक हो गया था। तो दोस्तों, एक बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो जानकारी आपको मेरे चैनल और मेरे वीडियोस में मिलेगी, ये जानकारी आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी। चाहे आप किसी भी एक्सपर्ट का वीडियो देख लिए, किसी का भी वीडियो देख लिए, जो जानकारी मैं आपको दूंगा वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये जानकारी पूरी तरह ऑथेंटिकेटेड है और मेरे ऊपर जो गुजरा है मैं आपको वो बताने वाला हूँ और मैं आपसे कुछ नहीं छुपाऊँगा, हर जानकारी आपको दूँगा। ये चैनल बनाने के पीछे एक रीज़न ये है कि जब मैं बीमार हुआ था तो मैंने बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे रिसर्च करी थी, लेकिन मुझे अगर उस टाइम पर किसी ने इस तरह के वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, इस तरह के वीडियो उस टाइम पे किसी ने बना के यूट्यूब पे डाल दिए होते तो शायद मुझे इलाज कराने में इतनी तकलीफ़ नहीं उठानी पड़ती, इतनी परेशानी नहीं उठानी पड़ती, इतने धक्के नहीं खाने पड़ते, उतना खर्चा नहीं करना पड़ता। अब आप कहोगे कि छोटे से घर में बैठा हो खर्चे की बातें कर रहा है, तो इतने खर्चे से मतलब मेरा ये है कि ऐसा नहीं है। मेरा भी अपना बिज़नेस था, अपनी सेविंग्स थी, अपनी प्रॉपर्टी थी, सब कुछ था, लेकिन इस बीमारी के इलाज को कराने में मेरा सब कुछ बिक गया, सब कुछ लग गया, सब कुछ ख़त्म हो गया। लेकिन ऊपर वाले का शुक्र है, मेरा कैंसर ठीक हो गया और मैं कैंसर से जीत गया। तो ऐसा नहीं है जो मैंने ख़र्चा करा है आपको भी इतना ही खर्चा करना पड़ेगा। मुझे ऐसा ख़र्चा इसलिए करना पड़ा क्योंकि मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था। मैं अकेला था जिसने अपना इलाज कराया। मैं और मेरी मदर थे बस। जो डिसीज़न लिए मैंने खुद लिए हैं, मैंने खुद अपना इलाज कराया है और मुझे किसी ने गाइड नहीं किया। ना ही इस तरह की कोई मुझे वीडियोज़ देखने को मिली जिन्हें देख के मुझे कुछ गाइडलाइन मिल जाती और मैं डॉक्टर से उस तरह से सवाल कर लेता या उस तरीके से इलाज करा लेता। मैं कुछ नहीं जानता था, जिसने जो कहा मैंने वो कर दिया। तो इसीलिए मैंने ये चैनल बनाया और ये वीडियोस बनाई हैं ताकि जिन लोगों को ये बीमारी है मैं उनको हेल्प कर सकूं और उनको मदद कर सकूं इस बीमारी से जीतने में, इस बीमारी से लड़ने में, इसका इलाज कराने में। और मैं आपको बताऊंगा इस चैनल पे वो बातें जो आपको कहीं भी जानने को नहीं मिलेंगी। सिर्फ आपको यह बातें वही बता सकता है जिसके साथ ये गुजरा हो। मैं आपको ये बताऊंगा इसके सिम्टम्स क्या आते हैं, मैं आपको बताऊंगा मैंने इसमें क्या क्या गलतियां करी और उनका कितना बड़ा नुकसान मैंने उठाया। मैं आपको ये बताऊंगा कि इसका इलाज किस तरीके से मैंने कराया। मैं आपको वो बातें भी बताऊंगा जो आपको डॉक्टर्स नहीं बताते हैं। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर्स बहुत सी बातें होती हैं जो पेशेंट से छुपाते हैं। उसका रीज़न क्या है मैं सही से नहीं जानता। एक अंदाज़ा ये लगा सकता हूँ कि इस बीमारी का जो इलाज है उसके साइड इफ़ेक्ट इतने ख़तरनाक होते हैं जिन्हें सुन के बहुत से पेशेंट्स डर जाते हैं और अपना इलाज ही नहीं कराते हैं, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे मौत की ओर बढ़ते चले जाते हैं। इसलिए हो सकता है डॉक्टर्स ये साइड इफ़ेक्ट के बारे में पहले नहीं बताते हैं और हमें जब भी पता चलता है जब ये हमारे साथ होते हैं। तो मैं अपने वीडियोस में हर एक बात बताने वाला हूँ। मैं आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगा, हर बात आपको बताऊंगा ताकि आपको पता हो जाए अगर आपको ये बीमारी है तो आपके साथ क्या क्या हो सकता है और आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आपको मेरे वीडियोज़ को देख के सब क्लियर हो जाएगा। इसलिए सारे वीडियोज़ प्लीज़ आप मेरे सारे वीडियोज़ देखिए, क्योंकि ये वीडियोज़ मैं बहुत मेहनत करके बना रहा हूँ। एक एक वीडियो को 40 बार रीटेक कर रहा हूँ कि कभी किसी वीडियो में कुछ गलती हो जाती है, कभी किसी वीडियो में कुछ गलती हो जाती है। मैं इतनी मेहनत करके वीडियोस बना रहा हूँ तो इन्हें प्लीज़ देखिए, इनका बेनिफिट लीजिए और इनको नज़रअंदाज मत करिए बिल्कुल भी, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा कि मैं वो बातें भी बताऊंगा जो डॉक्टर्स भी नहीं बताते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला सवाल कि रेक्टल कैंसर होता क्या है। रेक्टल कैंसर हमारे पेट, देखिए ये मैं जो आपको बात बता रहा हूँ जो मुझे डॉक्टर्स ने बताया मैं आपको वो बता रहा हूँ, जो मैंने स्टडी करा मैंने आपको वो बता रहा हूँ। रेक्टल कैंसर क्या होता है। रेक्टल कैंसर हमारे शरीर के अंदर जो आंत होती है वो 20 मीटर लंबी आंत होती है। तो वो आंत जहाँ जाके ख़त्म होती है वो बाउल होता है जहाँ पर हमारे यहाँ मोशन स्टोर होता है, मतलब जहाँ हमारी लैट्रिन इकट्ठी होती है वो आंत वहाँ जाके ख़त्म होती है और जहाँ से हम अपना लैट्रिन पास करते हैं, मोशन पास करते हैं, उसको बोलते हैं रेक्टम। तो उस रेक्टम वहाँ जाकर हमारी आंत ख़त्म हो जाती है, तो उस जगह पर आंत के ऊपर एक गांठ हो जाती है जो कैंसर में कन्वर्ट हो जाती है, तो उसे बोलते हैं रेक्टल कैंसर, ठीक है। दूसरा सवाल लोगों के मन में ये उठता है कि इसकी सर्जरी कराने के बाद लोगों की लाइफ चेंज हो जाती है या वैसे ही रहती है। तो इसका बहुत सीधा सा जवाब देता हूँ मैं आपको कि इसकी सर्जरी, रेक्टल कैंसर की सर्जरी कराने के बाद हमारी लाइफ कम्प्लीटली चेंज हो जाती है। पहले जैसी बिल्कुल नहीं रहती, हमारी लाइफ नॉर्मल नहीं रहती है। और ये बात भी डॉक्टर नहीं बताते हैं। मेरे डॉक्टर ने भी ये कहा था कि आपकी सर्जरी हो जाएगी, आप ठीक हो जाओगे, पहले जैसे हो जाओगे, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ।
इससे उल्टा हुआ। अब वो सब मैं आपको अपने वीडियोज़ में एक एक करके सब कुछ बताने वाला हूँ, ठीक है। मैं नहीं चाहता कुछ भी आपसे मिस हो, इसलिए मैं शुरू करने वाला हूँ। देखिए, शुरू में ऐसा होता था, मेरे पेट में दर्द रहता था, कॉन्स्टिपेशन और लूज़ मोशन रहते थे, मतलब दस्त और कब्ज़ रहता था मुझे, और पेट में दर्द रहता था, जिसके लिए मैं आसपास के डॉक्टर्स को दिखा के दवाई लिया करता था, ठीक हो जाया करता था। लेकिन ये प्रॉब्लम मेरे साथ बढ़ती रही। फिर एक बार क्या हुआ कि मुझे मोशन में ब्लड आया, यानी कि मेरे लैट्रिन के अंदर खून आया। थोड़ा सा था, मैंने देखा, मैं डर गया। लेकिन मेरे कज़न की शादी थी उन दिनों, तो मैंने इस चीज़ को ध्यान नहीं दिया, इग्नोर कर दिया और मैं शादी में लग गया। ये मेरी पहली गलती थी, जिसका बहुत बड़ा मैंने नुकसान उठाया, जो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि क्या नुकसान और कैसे उठाया, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, मैंने जो पेट में दर्द रहता था ना, ये बहुत ज़्यादा रहने लगा। तो मैंने दिल्ली के टॉप मोस्ट हॉस्पिटल में जाके दिखाया, जैसे सर गंगाराम हॉस्पिटल, फोर्टिस हॉस्पिटल, मैक्स हॉस्पिटल। लेकिन हर हॉस्पिटल के हर डॉक्टर ने मुझे अलग अलग रीज़न्स दिए। किसी ने कहा आपकी आंतों में बल पड़ गए, किसी ने कहा आपके पेट में सूजन आ गई है, वर्म आ गया है, स्वेलिंग आ गई है, या किसी ने कहा आपको डिप्रेशन रहता है, उसकी वजह से आपके पेट में दर्द रहता है। किसी ने मुझे सही रीज़न नहीं बताया। तो दोस्तों, मैं न ही हॉस्पिटल को ब्लेम कर रहा हूँ, न ही उन डॉक्टर्स को ब्लेम कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे सर्जन ने, जिन्होंने मेरा इलाज किया है, ट्रीटमेंट किया है, उन्होंने मुझे बताया कि रेक्टल कैंसर एक ऐसी बीमारी होती है जो आपकी बॉडी के अंदर धीरे धीरे सालों तक डेवलप होती रहती है, और पकड़ में जब ही आती है जब वो पूरी तरह एक्टिव हो जाती है, उसके बाद पकड़ में आती है। तो हो सकता है जिन डॉक्टर्स को मैंने दिखाया, लाखों रुपए खर्च करा उसके ऊपर, वो लोग मेरी बीमारी को डायग्नोज इस वजह से नहीं कर पाए हों क्योंकि ये कैंसर जो होता है एक्टिव होने के बाद ही पकड़ में आता है, ठीक है। उसके बाद ये बीमारी जो थी मेरे साथ चलती रही, इसका इलाज भी चलता रहा दिल्ली का। फिर मैंने क्या करा, मैंने परहेज़ करना शुरू कर दिया, बहुत ज़्यादा परहेज़ करने लगा, जिससे मैं थोड़ा रिलीफ हुआ, थोड़ा आराम मिला मुझे। उसके बाद मैंने दिल्ली के अंदर डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग का इंस्टीट्यूट खोला। मैं डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हूँ और मैंने डिजिटल मार्केटिंग का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट दिल्ली में खोला, और दिल्ली में इंस्टीट्यूट खोला और एक फ़्लैट लिया रेंट पर, जहाँ मैं रहता था, और मैं ओखला में रहता था। तो अपना बिज़नेस स्टार्ट करे हुए मुझे 6 महीने हो चुके थे। उसके बाद अचानक से मेरा वेट लॉस होना शुरू हो गया, वज़न बहुत ज़्यादा गिरना शुरू हो गया। तो मुझे सब लोगों ने कहा कि यार तुम्हारा वज़न बहुत गिर रहा है, तुम बहुत कमज़ोर हो रहे हो। जैसा आप मुझे देख रहे हैं, मैं ऐसा नहीं हूँ, मतलब ऐसा नहीं था। मेरा 70 kg वेट था, अब 52 रह गया है। तो लोगों ने मुझे टोकना शुरू कर दिया, तुम्हारा वज़न बहुत कम हो रहा है, वेट बहुत लॉस हो रहा है। तो मैंने कहा यार ऐसा है, नया नया बिज़नेस शुरू किया है, बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है बिज़नेस की, इस वजह से शायद मेरी सेहत ख़राब हो रही है। ये हो सकता है मैं बाहर होटलों का खाना खाता हूँ, होटल्स पे खाना खाता हूँ, उसकी वजह से, बाहर का खाने की वजह से मेरी सेहत ख़राब हो रही है। ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। मैंने दूसरी गलती करी, जो इस बात पर ध्यान नहीं दिया। फिर उसके बाद मुझे फिर लैट्रिन में ब्लड आया। मैंने सोचा पाइल्स है, छोटे मोटे डॉक्टर्स की बात मान के मैंने सोचा पाइल्स है, मैंने अंडर एस्टिमेट कर दिया इस बात को भी, ये भी मेरी गलती थी। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, जो मेरा मोशन है उसका साइज़ कम होने लगा धीरे धीरे। मेरा मोशन की जो थिकनेस होती है ना, हम जो लैट्रिन पास करते हैं, वो इतनी मोटी थिकनेस होती है करीब, और मेरे मोशन की थिकनेस धीरे धीरे इतनी कम हो गई, इतनी पतली लैट्रिन होने लगी मुझे। मैंने उस पर भी ध्यान नहीं दिया, ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अगर मैं उस टाइम ध्यान दे लेता तो बहुत नुकसान होने से बच जाता मेरा। खैर, ये भी एक गलती मैंने करी। अगर आपको ऐसा कुछ भी हो रहा है तो फ़ौरन एक्शन लीजिए। क्यों? क्योंकि मैं एक बात और बता दूं आपको, रेक्टल कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका 99% इलाज मौजूद है। अगर आपको ये बीमारी है तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मेरी सारी वीडियोस को देखिए, आपको मैं पूरी तरह से गाइड करूंगा। इस बीमारी में घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसका इलाज मौजूद है। लेकिन अगर ये बीमारी आपको है और आपको पता चल गया है कि आपको ये बीमारी है, उसके बाद आपने लापरवाही करी और टाइम वेस्ट करा, तो ये बीमारी धीरे धीरे पेट की ओर बढ़ती जाती है, यानी कि नीचे से ऊपर आना शुरू हो जाती है। और जब ये पेट की ओर आ जाती है तो पूरे शरीर में फैल जाती है, आपके लीवर, किडनी, ब्लडर, इन सब पे इफ़ेक्ट कर देती है, और आपकी बॉडी में पूरे में कैंसर फैल जाता है, जो फिर लाइलाज हो जाता है, जिसके बाद बचना मुश्किल हो जाता है। इसलिए बिल्कुल भी इसके अंदर लापरवाही नहीं करनी है। मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए और गांठ बांध लीजिए, लापरवाही आपको बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। और आपके साथ कोई दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी है, तो आप मुझसे
शेयर करिए, आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको आंसर दूंगा, मैं आपको सजेशन दूंगा आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि मैं अपनी बीमारी के दौरान बहुत सारे अलग अलग कैंसर के पेशेंट से मिला हूँ और उनका एक्सपीरियंस भी लिया है मैंने, तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस बीमारी के बारे में। तो ठीक है दोस्तों, ऐसा हुआ कि ये सब प्रॉब्लम मुझे होने लगी, मोशन की थिकनेस बहुत कम हो गई। उसके करीब 8 महीने मतलब 6 महीने हो चुके थे। उसके 2 महीने बाद अचानक से मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द उठा और लगातार 24 घंटे तक मेरा दर्द चलता रहा। मैंने पेन किलर्स खाई, मेफ्टाल स्पास, अल्ट्रासेट, ग्रोटेन एम, अलग अलग पेन किलर्स खाई, बहुत सारी पेन किलर्स हैं, मैं नाम कहाँ तक गिनाऊँ आपको, लेकिन मेरा पेट का दर्द सही नहीं हुआ। तो ओखला के पास एक हॉस्पिटल है, होली फैमिली हॉस्पिटल, तो मैं सीधा होली फैमिली हॉस्पिटल गया और वहाँ जाके इमरजेंसी में एडमिट हो गया। अकेला था मैं, एडमिट हो गया वहाँ जाके। तो वहाँ पर एक आदमी आया जो मुझे डॉक्टर तो कहीं से नहीं लग रहा था। वो बोला आपका जो है नीचे का एनस का टेस्ट होगा। मैंने कहा ठीक है कर लीजिए। मैंने उन्हें बताया था मुझे ब्लड आता है लैट्रिन में, तो उसने मेरा टेस्ट करा और मेरे से उसने कहा कि आपको जो है पाइल्स है और आपका पाइल्स का इलाज होना है, तो ऐसे ऐसे आपको इंजेक्शन लगने हैं। तो मैंने उससे कहा नहीं मैं कोई इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगा, कुछ नहीं कराऊंगा। ये कह के मैं घर आ गया वापस। घर आने के बाद इत्तेफाक से मेरी मम्मी का फ़ोन आया कि वो बोली मैं दूसरे दिन को तुमसे मिलने आ रही हूँ दिल्ली। मैंने कहा आ जाइए। सुबह का टाइम था, मम्मी दिल्ली मुझसे मिलने आई। मैं सो के उठा था, मैंने दरवाज़ा खोला, वो आई। मैं दिल्ली में रहता था, फ्लैट में ज़मीन में बिस्तर बिछा रखा था, तो वो आकर ऐसे ही बिस्तर पर बैठ गई और मैं उनके ऊपर गिर गया। उन्हें लगा मैं नींद में हूँ, उनके ऊपर नींद में गिरा हूँ। उन्होंने मुझे डांट दिया, तो मैं चुप हो गया। मैं नींद में नहीं गिरा था, मुझे चक्कर आए थे, मैं चक्कर खा के उनके ऊपर गिरा था। तो इसलिए मैंने तब उनसे कुछ नहीं कहा। मैं दोबारा होली फैमिली हॉस्पिटल गया और मैंने ओपीडी में दिखाया फिजिशियन को। जब मैंने फिजिशियन को दिखाया ना, तो उन्होंने मुझे मेरी बातें पूछी, हिस्ट्री पूछी मेरी, और उसके बाद उन्होंने मेरे कुछ टेस्ट करे इस तरीके से ना, मेरी आँखों को उठा के देखा उन्होंने और मेरे हाथ पकड़ के देखा और 2-4 चीज़ें चेक करी। उसके बाद उन्होंने कहा यार तुम्हारे साथ मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तुम्हारा केस कुछ गड़बड़ लग रहा है, तुम एक काम करो गैस्ट्रोलॉजिस्ट से मिलो। तो मैंने कहा ठीक है। मैं फ़ौरन गया, मैंने बिलिंग कराई और मैं गैस्ट्रोलॉजिस्ट से मिला। होली फैमिली हॉस्पिटल में जो बिलिंग होती है ना, वो 800 रुपये की होती है डॉक्टर की। तो मैंने दूसरी बिलिंग कराई 800 रुपये की और मैं गैस्ट्रोलॉजिस्ट से मिला। गैस्ट्रोलॉजिस्ट को जब मैंने दिखाया, वो काफ़ी सीनियर डॉक्टर थे और एजेड थे काफ़ी। उन्होंने मेरी सारी कहानी पूरी सुनी, सारी परेशानी सुनी, सब बातें मैंने उन्हें बताई, ब्लड की बात भी बताई। तो उन्होंने भी मेरे कुछ छू के देखा, आँखें वाँखें देखी और उसके बाद मेरे से कहा कि तुम फ़ौरन जाओ और सर्जन बैठे हुए हैं इस टाइम, उनका बैठने का टाइम है, तुम जाके सर्जन से मिलो। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने फ़ौरन जाके अपना मतलब उसका रजिस्ट्रेशन कराया और उनका पर्चा बनवाया सर्जन का, और मैं सर्जन के पास गया। मैंने सर्जन को बोला कि ऐसे ऐसे ये डॉक्टर हैं, उन्होंने मुझे भेजा है और ये चेकअप कराने के लिए कहा है। तो उन डॉक्टर ने कहा मुझसे ठीक है तो तुम लेट जाओ, और उन्होंने मेरा पीआर करा। पीआर की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों मुझे आज तक नहीं मालूम है, लेकिन पीआर कैसे होता है मुझे ये बहुत अच्छी तरह मालूम है, मेरे साथ सैकड़ों बार हो चुका है। पीआर के अंदर ऐसा होता है, वो बोलते हैं कि आप अपनी पैंट उतारिए और बेड पर करवट लेके लेट जाइए और अपनी टांगें मोड़ लीजिए, और उसके बाद वो ग्लव्स पहनते हैं और अपनी उंगली पे जेली लगाते हैं, और आपका जो मोशन पास करने का जो होल होता है ना, लैट्रिन का रास्ता होता है, वहाँ पर उंगली डालकर टेस्ट करते हैं, ऑर्गन्स अंदर के चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम है। उन्होंने चेक करा, चेक करने के बाद अपना हाथ बाहर निकाला और ग्लव्स उतारे और मुझसे कहा कि ठीक है अपनी पैंट पहन लो और आ जाओ नीचे उतर के टेबल पे से। मैंने कहा ठीक है। मैं उतर के उनके पास गया, डॉक्टर के पास। मैंने कहा डॉक्टर साहब क्या प्रॉब्लम है? डॉक्टर ने कहा भाई तुम्हारे गांठ है, अल्सर है। मैं कहा डॉक्टर साहब अल्सर क्या होता है? उन्होंने कहा अल्सर गांठ को कहते हैं। मैंने कहा गांठ कैसी गांठ? बोले ये गांठ टीबी की भी हो सकती है और कैंसर की भी हो सकती है और नॉर्मल गांठ भी हो सकती है। तो मैंने कहा मुझे क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा आपको क्लोनोस्कोपी करा के मुझे रिपोर्ट दिखानी पड़ेगी। मैं क्लोनोस्कोपी कहाँ होगी मैंने कहा। तो उन्होंने केबिन नंबर बताया और कहा उस केबिन में एक डॉक्टर बैठते हैं, वो क्लोनोस्कोपी करते हैं। मैं कहा ठीक है। मैंने उनका रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, पहले मैंने कहा देख लूँ डॉक्टर बैठे भी हैं या नहीं। मैं गया, मैंने जाके चेक करा तो डॉक्टर बैठा हुआ था, लेकिन डॉक्टर की एज बहुत कम थी, मुझसे बहुत कम उम्र का डॉक्टर था, और मुझे लगा कि यार इसे कोई एक्सपीरियंस वगैरह नहीं होगा तो ये क्या टेस्टिंग करेगा मेरी। मैं हॉस्पिटल से घर चला गया, लेकिन मेरे दिमाग में बहुत टेंशन थी कि यार मुझे कैंसर है, और मेरी मम्मी भी घर पे आई हुई थी। तो सुबह से शाम हो चुकी थी। शाम में मैं घर गया, मैंने मम्मी को खाना वाना खिलाया, सब कुछ करा, उनसे बात की। सब कुछ करने के बाद फिर रात में मैंने उनसे कहा कि मम्मी डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि तुम्हें कैंसर हो सकता है।
तो मम्मी ये सुन के घबरा गई और परेशान हो गई। दोस्तों वो रात हमारी काटना भारी पड़ गई। किसी तरीके से हमने रात को काटा और दूसरे दिन सुबह को हॉस्पिटल पहुँचे, सर गंगाराम हॉस्पिटल, और वहाँ जाके हमने सीनियर सर्जन को दिखाया जिनकी फ़ीस 1500 रुपये थी। तो सीनियर सर्जन को जब मैंने दिखाया तो उन्होंने मेरा पीआर करा। पीआर करने के बाद उन्होंने यही कहा कि तुम्हें अल्सर है या टीबी की गांठ है या फिर कैंसर की गांठ, कुछ भी हो सकता है। तो उन्होंने कहा डिटेल में जानने के लिए तुम्हें सीटी स्कैन कराना पड़ेगा। तो मैं कहा ठीक है, मैं सीटी स्कैन करा लेता हूँ। दोस्तों कुछ डॉक्टर सीटी स्कैन बोलते हैं, कुछ डॉक्टर पैट सीटी बोलते हैं। तो आपको अगर डॉक्टर पैट सीटी बोल रहा है या सीटी स्कैन बोल रहा है तो मतलब एक ही है, लगभग रिज़ल्ट एक से ही निकलता है। तो मैं सीटी स्कैन के लिए चला गया, खाली पेट गया था और उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने मुझे 2 लीटर की एक बोतल दी जिसके अंदर दवाई मिली हुई थी और 2 लीटर पानी था उसके अंदर। उन्होंने कहा आपको 1.5 घंटे के अंदर ये सारा पानी पीना है। मैंने कहा ठीक है, और उसके बाद हमें बताना। मैंने सारा पानी पिया 1.5 घंटे में और उन्हें बताया। तो उन्होंने कहा ठीक है आप बैठ जाइए। उसके आधे घंटे बाद उन्होंने मुझे बुलाया और मेरा सीटी स्कैन करने के लिए अंदर रूम में ले गए। आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं सीटी स्कैन की मशीन कैसे होती है, क्या किस तरह से सीटी स्कैन होता है, या आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। फिर उन्होंने मेरा सीटी स्कैन करा, उसके बाद मेरा अल्ट्रासाउंड करा और एक एक्सरे करा। उसके बाद उन्होंने मुझे रिपोर्टें दे दी। जब उन्होंने मुझे रिपोर्टें दी तो दूसरे दिन को मैं सर्जन के पास अपने वापस गया और मैंने अपने सर्जन को रिपोर्टें दिखाई। जब मैंने अपने सर्जन को रिपोर्टें दिखाई तो सर्जन ने रिपोर्टें देखकर कहा कि यार तुम्हारा केस कुछ खतरनाक लग रहा है, कुछ मेजर लग रहा है मुझे। तुम एक काम करो, क्लोनोस्कोपी की और बायोप्सी की टेस्टिंग और करा कर मुझे रिपोर्ट दिखाओ। क्लोनोस्कोपी मुझे होली फैमिली में भी लिखी थी लेकिन मैंने कराई नहीं थी। लेकिन जब उन्होंने कहा, सीनियर सर्जन थे, गंगाराम के थे, उन्होंने कहा कि ये टेस्टिंग करा के दिखानी है। मैंने कहा ठीक है मैं करा लेता हूँ। तो दोस्तों क्लोनोस्कोपी पे और बायोप्सी के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगा जिसके अंदर पूरी डिटेल में बताऊँगा ये टेस्टिंग कैसे होती है और किस तरह से इसकी प्रिपरेशन की जाती है और किस तरह से ये टेस्ट होता है, इसमें कितना खर्चा आता है। ये सब मैं आपको बाद में अगले वीडियो में पूरी तरह से बताऊँगा। मैंने क्लोनोस्कोपी करा ली और बायोप्सी करा ली। 4 दिन में रिपोर्ट आती है बायोप्सी की रिपोर्ट 4 दिन में क्यों आती है ये सब मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। खैर 4 दिन बाद मुझे रिपोर्ट मिली। 4 दिन हमने बहुत डरते काटे। 4 दिन बाद मैं वो रिपोर्टें लेके, टेस्टिंग की रिपोर्टें लेके अपने सर्जन के पास वापस गया। सर्जन ने जब वो रिपोर्टें देखी तो रिपोर्टें देख के कहा कि तुम्हें कैंसर है। ये सुन के मेरी मम्मी तो अनकॉन्शियस सी हो गई। तो मैंने उन्हें संभाला, मैंने कहा मम्मी ठीक संभलो, परेशान मत हो, रुको आप। तो फिर मैंने डॉक्टर से कहा डॉक्टर साहब अब क्या करना है। तो डॉक्टर ने कहा आप परेशान मत होइए, इस बीमारी का इलाज मौजूद है। तो ये सुन के मुझे कुछ रिलीफ मिला। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब इसका इलाज क्या है, आप प्लीज़ मुझे बताइए सही, इसका इलाज है क्या। उन्होंने कहा इसका इलाज लॉन्ग टर्म इलाज होता है, मतलब बहुत लंबे टाइम तक इसका इलाज चलता है और इसका इलाज 3 स्टेजेस में होता है। पहली स्टेज होती है रेडिएशन, दूसरी स्टेज होती है सर्जरी, तीसरी स्टेज होती है कीमोथेरेपी। तो आपको ये 3 स्टेजेस में ये इलाज कराना है। तो मैंने उनसे पूछा डॉक्टर साहब ये कैंसर है क्या, एक्चुअली मुझे ये बताइए, इसका इलाज क्या होगा, मुझे ये तो बताइए आप। तो उन्होंने कहा कि ये कैंसर ऐसा होता है कि आपको जो लैट्रिन की जगह होती है वहाँ गांठ हो जाती है और इस कैंसर के अंदर हम लैट्रिन का रास्ता काट के बाहर निकाल देते हैं और उसके बाद पेट में इस जगह कट लगा देते हैं और यहाँ से आंत बाहर निकाल देते हैं, वहाँ एक बैग बांध देते हैं। फिर आपका जो मोशन होता है उस बैग में पास होता है, मतलब नॉर्मली आप जैसे लैट्रिन करते हैं वैसे नहीं होगी, उस बैग में आपकी लैट्रिन पास होगी। तो मैं डर गया। मैंने कहा डॉक्टर साहब मुझे बैग नहीं लगवाना है, आप कोई और तरीका बताइए। तो डॉक्टर ने मुझसे ये कहा देखो तुम्हारे केस में 99% चांसेस हैं कि तुम नॉर्मल हो जाओगे, बैग लगाना नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैं गारंटी नहीं ले रहा हूँ कि बैग नहीं लगाना पड़ेगा। मैं टेबल पर जब तुम हो गए तो उस टाइम पे डिसीज़न लूँगा कि बैग लगाना है या नहीं। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा कि 99% आप नॉर्मल हो जाओगे। तो मैं इस बात से थोड़ा सेटिस्फाई हुआ और उसके बाद मैंने उनसे कहा कि ठीक है बताइए रेडिएशन कहाँ होगा और कैसे होगा। उन्होंने मुझे अलग अलग हॉस्पिटल्स के नाम बताए जहाँ रेडिएशन होता है। दिल्ली में जितने हॉस्पिटल हैं सबके अंदर रेडिएशन नहीं होता है, कुछ ही हॉस्पिटल में रेडिएशन की फैसिलिटी मौजूद है। तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, इस वीडियो को मैं यहीं रोक रहा हूँ। इसके बाद जो मैं वीडियो बनाऊँगा वो क्लोनोस्कोपी पे और बायोप्सी पे बनाऊँगा। जो छोटी वीडियो होगी उसमें डिटेल में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। उसके बाद मैं बताऊंगा रेडिएशन पे वीडियो, उसमें बताऊंगा रेडिएशन कैसे होता है, रेडिएशन क्यों होता है, रेडिएशन क्या होता है, रेडिएशन कितने में होता है और रेडिएशन के साइड इफ़ेक्ट क्या होता है। उसके बाद मैं वीडियो बनाऊंगा सर्जरी पे, उसमें मैं बताऊंगा सर्जरी कैसे होती है,
क्यों होती है, कितनी तरह की सर्जरी होती है और उससे आपकी बॉडी में क्या क्या डैमेजेस होते हैं और उसके साइड इफ़ेक्ट आपको क्या क्या होते हैं जो आपको डॉक्टर्स नहीं बताते। ना रेडिएशन वाला डॉक्टर आपको बताएगा, ना सर्जरी वाला डॉक्टर आपको बताएगा। उसके बाद मैं वीडियो बनाऊँगा कीमोथेरेपी पे, कीमोथेरेपी क्या होती है, किस तरह होती है और मैंने कैसे कीमोथेरेपी कराई और कैसे इस इलाज को मैंने पूरा करा। फिर उसके बाद की जर्नी पे अलग अलग वीडियोज़ में बनाता रहूँगा। इसलिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको ये बीमारी है, आप इस बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, ताकि आपको सारी वीडियोस मिलती रहें और आपको इस बीमारी की सारी जानकारी मिलती रहे, ताकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट आ जाए कि मुझे हाँ इस तरीके से डॉक्टर से बात करनी है और आपको ये पता चल जाए जो आपका डॉक्टर बोल रहा है वो बात सही है या गलत है। क्योंकि जब मैं अलग अलग पेशेंट से मिला तो उन्होंने अलग अलग मुझे मशवरे, मतलब अलग अलग पेशेंट्स के अलग अलग एक्सपीरियंस थे जो उन्होंने मेरे साथ शेयर किए थे। तो इस वजह से मतलब मैं बहुत कुछ जानता हूँ। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपको बहुत सारी जानकारी देने वाला हूँ इस बीमारी के बारे में, इसके इलाज के बारे में। हम आपको वो बातें बताने वाला हूँ जो बातें आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेंगी। मैं पक्का दावे से कह रहा हूँ ये बातें आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेंगी जो मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों ये इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद मैं क्लोनोस्कोपी पे और बायोप्सी पे वीडियो बनाऊंगा और फिर रेडिएशन पे बनाऊंगा। इसी तरह एक के बाद एक वीडियो बनाता रहूँगा, आपको बताता रहूँगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरा वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और शेयर करना। कमेंट ज़रूर करिए दोस्तों। आप कमेंट्स के अंदर मुझसे कुछ भी पूछेंगे मैं आपको आंसर दूँगा। आप कोई भी प्रॉब्लम होगी आपकी, आप मुझसे पूछिए, मैं आपको आंसर दूँगा, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। तो आप बिल्कुल मत घबराइए। आपको ये बीमारी है तो आप मुझे बताइए, मैं आपके लिए दुआ करूँगा कि आप बहुत अच्छे हो जाएं, पहले की तरह ठीक हो जाएं, ये बीमारी आपकी ठीक हो जाए और पूरी हेल्प करूँगा आपको ठीक होने में। तो और पूरी हेल्प करूँगा कि आपका कम से कम खर्चा हो। ठीक है, तो मुझे कई तरीके मालूम है इस बीमारी का इलाज की, मैं सब आपके साथ शेयर करूँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए खुश रहिए, बिल्कुल दुखी मत होना, उदास मत होना, उदासी को भूल जाओ। ये बीमारी लाइलाज नहीं है, आप ठीक हो जाओगे। ठीक है, बाय बाय।